हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग D++B के लिए पैडागोजी स्पेशल क्लासेस हम ले रहे हैं। 9 चैप्टर्स हैं जी 11th क्लास की एनसीईआरटी में। तो आज जो है 11th क्लास की एनसीईआरटी साइकोलॉजी की खत्म हो जाएगी। ठीक है, फिनिश कर दिया हमने, कंप्लीट कर दिया। एक्चुअली खत्म वर्ड नेगेटिव में आ जाएगा थोड़ा सा। फिनिश कर दी, कंप्लीट कर दिए हमने। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी है तो सारी क्लासेस एक बार देख लीजिएगा। और D++B के लिए प्लीज जितना मैं करवा रही हूँ या जितना बताती हूँ सारा फॉलो अप कीजिए। अदरवाइज आप बोलेंगे कि गड़बड़ हो गई या ये नहीं हो पाया या आपने नहीं कराया। मैं सारी चीजें करवा रही हूँ अपनी तरफ से। ठीक है, सो इमोशन चैप्टर जो है, मतलब इसमें 2 चीजें थी 9 चैप्टर में, मोटिवेशन एंड इमोशन। मोटिवेशन हम कर चुके हैं लास्ट क्लास में, इमोशन की आज हम बात करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है आप कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल फ्री है और इतना तो बनता है, फ्री में सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हैं। देखिए, इमोशन, संवेग बोलते हैं इसको हिंदी में। तो इमोशन की बात करें ना, बहुत कॉम्प्लेक्स पैटर्न होते हैं इस चीज के। तो वो कॉम्प्लेक्स जो है हर लेवल पे रहेंगे, फिजियोलॉजिकल एक्टिवेशन लेवल पे, साइकोलॉजी लेवल पे, कल्चर लेवल पे, हर तरीके से जो है इमोशन के ऊपर इफेक्ट जो है, इन्फ्लुएंस जो है इमोशन के ऊपर रहेगा। ओके, सो एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न है ऑफ अराउजल जो क्या इन्वॉल्व करता है, फिजियोलॉजिकल एक्टिवेशन, कॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ फीलिंग्स, यानी आप अपनी फीलिंग्स से अवेयर हो कि आप कैसा फील कर रहे हैं, क्यों फील कर रहे हैं, क्या हो रहा है। ठीक है, कई बार होता है ना कि आपको ही नहीं पता होता कि आप कैसा फील कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा होता, तो वो फिर आप जो है इमोशनली अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, सो इमोशनली अपने बारे में अवेयर होना, फीलिंग्स के बारे में अवेयर होना, अ स्पेसिफिक कॉग्निटिव लेबल दैट डिस्क्राइब द प्रोसेस। सो सर्टेन इमोशंस, कुछ एक इमोशंस हैं जिनको बेसिक माना जाता है कि बाकी और इमोशंस जो होंगे वो इन्हीं से मिलजुल के बने होंगे, जैसे जॉय, एंगर, सोरो, सरप्राइज, फियर, इस तरीके से। ठीक है, लेकिन बहुत सारे, जैसे एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की या इंडियन साइकोलॉजी की बात करेंगे, लिटरेचर की बात करेंगे, वो बताते हैं कि अलग, मतलब किसी में नंबर दिया मिलेगा कि 6 बेसिक इमोशन होते हैं, किसी ने बोला 8 बेसिक इमोशन होते हैं। तो वो बेसिक इमोशन जो है अकॉर्डिंगली आपकी बुक में चेंज बताए गए हैं कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीज बोली है, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। सेंट्रल सिस्टम, नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो ये हमने पढ़े हुए हैं और ये इसीलिए पढ़े थे ताकि आगे आने वाली क्लासेस जो है उसमें हेल्प हो सके। तो दोनों तरीके के जो नर्वस सिस्टम है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इमोशंस को रेगुलेट करने में, कि किस तरीके से आप फील करते हैं उसमें। कल्चर जो है वो भी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है कि आप कैसे एक्सप्रेस करते हैं या इमोशंस को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, उसका जो है कल्चर का बहुत इफेक्ट इसके ऊपर पड़ेगा। इमोशन जो है वो वर्बली या नॉन वर्बल दोनों चैनल्स के थ्रू आप जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे आप स्माइल कर रहे हैं तो आप मतलब अच्छा फील कर रहे हैं ना, बोला तो नहीं आपने कुछ, तो वो नॉन वर्बल चैनल हो गया। और वर्बल में बोल के, जैसे मैं बताऊंगी आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, तो वो चीज क्या हो गई, इमोशन जो है उसका एक्सप्रेशन वर्बल नॉन वर्बल दोनों तरीकों से हो सकता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपने इमोशंस को इफेक्टिवली मैनेज करें, क्योंकि अगर इमोशंस अच्छे से मैनेज नहीं हुए तो फिजिकल और साइकोलॉजिकल वे में, साइकोलॉजिकल लेवल पे आपको जो है ये चीजें अफेक्ट कर सकती हैं और आप हेल्दी नहीं रहेंगी। तो एक हेल्दी लाइफ के लिए आपको इमोशंस को इफेक्टिवली मैनेज करना भी जरूरी है। ठीक है, तो ये चीजें थी समरी के तौर पे। अब इन्हीं में से डिटेल में थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। इमोशंस का नेचर कैसा होगा, तो नेचर होगा जी कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स पैटर्न होगा इनका। सब्जेक्टिव फीलिंग होगी, हर किसी की हर मोमेंट में अलग फीलिंग होती है, सब लोग सेम चीज को देख के सेम फील करें ऐसा जरूरी नहीं है। तो सब्जेक्टिव फीलिंग है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है। कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन होता है कि कोई चीज आपने देखी, कॉग्निटिव लेवल पे उसके बारे में सोचा, एनालाइज किया, इंटरप्रेट किया और फिर आपने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप कैसा फील कर रहे हैं और कौन सा इमोशन आप फील कर रहे हैं, वो जो है वो एक मतलब नेचर में आ जाएगा इमोशन के। ठीक है, ऐसा माना गया है कि एटलीस्ट 6 इमोशंस जो हैं आर एक्सपीरियंस्ड एंड रिकग्नाइज्ड एवरीवेयर। मतलब यहाँ पे इंडिया की लगा लो, चाइना की लगा लो, हर जगह पे ये 6 इमोशंस जो हैं वो रिकग्नाइज किए गए हैं और एक्सपीरियंस किए जाते हैं। ठीक है, तो ये 6 कौन कौन से हैं, एंगर, डिस्गस्ट, फियर, हैप्पीनेस, सैडनेस एंड सरप्राइज। जब हम आगे बात करेंगे ना फर्दर इमोशनल लेबलिंग में कि हर अलग अलग जगह पे अलग अलग लेबलिंग रही है, तो जो सरप्राइज वाला फैक्टर है ये इंडियन लिटरेचर में नहीं माना गया, बट अगर ये मतलब इन जनरल बात करें तो ये 6 इमोशंस हर जगह देखे गए हैं। अब
प्लुटचिक ने जो है 8 बेसिक इमोशंस की बात की है कि ये बोल रहे हैं 8 होते हैं और ये सारे के सारे बेसिक इमोशन मतलब और जो भी इमोशंस होंगे ना इन बेसिक का मिक्सचर होंगे। तो इन 8 को इन्होंने 4 पेयर्स में ऑपोजिट पेयर्स में क्या किया है अरेंज किया है, जैसे जॉय एंड सैडनेस, एक्सेप्ट करना और ना करना डिस्गस्ट, फियर और एंगर, सरप्राइज एंड एंटिसिपेशन। तो ये 8 जो है बेसिक ये किसने बोले हैं प्लुटचिक ने बोले हैं। ओके देन आता है जी साइकोलॉजी नहीं फिजियोलॉजी ऑफ इमोशन। सो फिजियोलॉजी की बात करेंगे तो वो हमने जो पढ़ा था ना कि ऑटोनॉमिक और सोमैटिक नर्वस सिस्टम या सेंट्रल नर्वस सिस्टम या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो ये जो है सारे के सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इमोशनल प्रोसेसेस में। जो एक्सपीरियंस रहेगा इमोशंस का वो किसके रिजल्ट से आता है, जो न्यूरो फिजियोलॉजिकल एक्टिवेशंस होती हैं और वो कहाँ कहाँ, थैलेमस में, हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम और सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ये सारी चीजें हम ये जो चैप्टर जब 11th क्लास हमने शुरू की थी उसके स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स में हम कर चुके हैं, जो बायोलॉजी वाला पार्ट है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि इमोशंस का जो है वो फिजियोलॉजी से भी इफेक्ट या इन्फ्लुएंस होते हैं, इमोशंस जो हम एक्सपीरियंस करते हैं उसका। अब फिजियोलॉजी हो गई तो साइकोलॉजी भी आएगी। तो इमोशंस की साइकोलॉजी की जब बात करेंगे तो 2 थियरी हैं जी, इनका नाम आप याद रख सकते हैं, कहीं आप भूल जाएं, नाम थोड़ा सा ध्यान रखिए क्योंकि अजीब से नाम है और फिर हमें लगेगा कि पता नहीं कहां से क्वेश्चन आ गया। ओके, सो जेम्स लैंगे की थियरी और कैनन बार्ड की थियरी। ऑब्वियसली पहले जेम्स लैंगे की थियरी आई थी, उसको क्रिटिसाइज किया गया, उसके बाद जो है कैनन बार्ड की थियरी प्रेजेंट की गई। पहली थियरी जो है जेम्स लैंगे की थियरी क्या कहती है इमोशन की, जैसे रोड एक्सीडेंट हुआ, रोड एक्सीडेंट की वजह से आपकी हार्ट बीट हार्ट रेट इंक्रीज हो गई और जिस वजह से आपके अंदर एक इमोशन एक्सप्रेस हुआ फियर का। ठीक है, सो अगर जनरल बोले तो स्टिमुलस था, स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल चेंज हुआ जो हमने बोला कि थैलेमस, हाइपोथैलेमस, कॉर्टेक्स, लिम्बिक सिस्टम, वहां पे कुछ स्पेसिफिक चेंजेस हुए जिसकी वजह से एक परसेप्शन बन गया हमारा, परसेप्शन ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंज, और वो परसेप्शन एक इमोशन के रूप में हमने एक्सपीरियंस किया और वो इमोशन यहां पे क्या है इस एग्जाम्पल में फियर है। ओके, सो मेन इंप्लीकेशन क्या है, तो ये बोलना चाह रहे हैं कि थियरी क्या सजेस्ट कर रही है, कोई भी एनवायरमेंटल स्टिमुलस क्या करता है, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज, एलिसिट फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज फ्रॉम विसरा, जो भी इंटरनल ऑर्गन, विसरा जो है वो इंटरनल ऑर्गन्स को बोल देते हैं जो कि वाइटल इंटरनल ऑर्गन होते हैं, जैसे हार्ट हो गया, लंग हो गए, इस तरीके से। ठीक है, तो वहां से एक रिस्पॉन्स आएगा, जैसे मान लो आपकी हार्ट बीट फास्ट हो गई, ठीक है, तो वो एक रिस्पॉन्स आया जो कि एसोसिएटेड है मसल मूवमेंट से, यानी आपकी मसल हो सकता है उस टाइम पे हार्ट बीट इतनी फास्ट हो गई और आप जो है डर का इमोशन आते ही आपकी मसल मूवमेंट आप नहीं कर पा रहे, आप जैसे कई बार होता है ना सपने हमें कोई आ रहा होता है और हमें सपने हमें पता होता है सपना है बट हम चिल्लाना चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं पर आवाज नहीं निकल रही है। ठीक है, तो वो मसल मूवमेंट जो है वो भी रेस्ट्रिक्ट हो सकती है क्योंकि मसल मूवमेंट से एसोसिएटेड ये रहेंगे। ठीक है, सो मेन इंप्लीकेशन में ये बोलते हैं कि पर्टिकुलर इवेंट या स्टिमुलस, तो कोई भी स्टिमुलस, जैसे यहां रोड एक्सीडेंट का एग्जांपल लिया, तो कोई भी स्टिमुलस क्या करेगा, पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल चेंज को प्रोवोक करेगा कि किसी वजह से, जैसे रोड एक्सीडेंट हुआ तो फिजियोलॉजिकल चेंज हुआ कि भाई हार्ट रेट इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो और उसकी वजह से इंडिविजुअल का परसेप्शन जो है वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे चेंज होगा। ठीक है, तो ये इमोशन जो है वो एक्सपीरियंस किया गया। तो ये थी जी जेम्स लैंगे की थियरी, इसको क्रिटिसाइज किया गया। तो उसके बाद आती है कैनन बार्ड की थियरी ऑफ इमोशन। इन्होंने सारा कुछ जो है वो थैलेमस के ऊपर डाल दिया हमने फिजियोलॉजी में भी बात की ना थैलेमस की, तो ये क्लेम करते हैं कि जितना भी प्रोसेस है इमोशन को लेके वो कौन मीडिएट करता है, वो थैलेमस मीडिएट करता है, जो कि आफ्टर परसेप्शन ऑफ इमोशन प्रोवोकिंग स्टिमुलस, यानी कोई भी जो आपके इमोशन को प्रोवोक करे, यानी आपके इमोशन को टच करे। जैसे हमने देखा ना कि एक्सीडेंट हुआ तो एकदम से हमारी हार्ट बीट इंक्रीज हो गई, सो वो भी एक तरीके से आगे एक इमोशन फील होगा ना हमें, डर वाला। ठीक है, तो कोई भी ऐसा स्टिमुलस जो आपके इमोशंस को प्रोवोक करे, मतलब प्रोवोक करना क्या होता है, उकसाना। ठीक है, वो क्या करेगा, कन्वेज दिस इंफॉर्मेशन साइमल्टेनियसली। तो थैलेमस उस टाइम क्या करता है, एक साथ सेरेब्रल कॉर्टेक्स के पास इंफॉर्मेशन भेजेगा और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के पास भेजेगा। हमने पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक पढ़ा था ना, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के पास क्या भेजेगा, इंफॉर्मेशन भेजेगा, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से फिजियोलॉजिकल चेंज जो है वो एकदम से एक्शन में हमें दिखेगा, और सेरेब्रल कॉर्टेक्स की वजह से एक इमोशन का एक्सपीरियंस जो है वो आपको होगा। तो ये होगी चीज साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी के लेवल पे, ये बता रहे हैं कैनन बार्ड की
थियरी। ओके, सेम टाइम पे हो रही है, साइमल्टेनियसली थैलेमस मीडिएट कर रहा है, कोई भी स्टिमुलस आया, थैलेमस मीडिएट किया, थैलेमस ने दोनों के पास इंफॉर्मेशन को पास ऑन किया और उसकी वजह से फिर हमने यहाँ सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है उसकी वजह से हमने सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस किया उस इमोशन का, और यहाँ पे फिजियोलॉजिकल चेंज जो है वो यहाँ पे हमें दिखाई दिया। ठीक है जी, अब हमने पढ़ लिया साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल बेसिस। तो अब बात आती है कॉग्निटिव बेसिस। सो कॉग्निटिव बेसिस यानी संज्ञानात्मक लेवल पे। तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ये बिलीव करते हैं कि जो हमारे परसेप्शन है, मतलब जो दैट आर कॉग्निशन में हमारे परसेप्शन, मेमोरी, सारी चीजें आ गई, ये एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं। किसका इंग्रेडिएंट है? इमोशन का। ओके, सो इमोशन कहां से आएगा? तो इमोशन जो है वो कॉग्निशन लेवल पे जो हमारी मेमोरीज हैं, अब मान लो मुझे कोई ऐसी मेमोरी याद आ गई कि मेरे को बस हंसी आए जा रही है, ठीक है, सो वो चीज क्या हुई, मतलब मेरे कॉग्निशन लेवल पे मेरी मेमोरी में थी ना वो चीज, वो एकदम से मुझे ध्यान आई, रिकॉल किया मैंने उसको, तो इमोशन क्या आया? खुशी का इमोशन आया, हैप्पीनेस वाला आया। तो वो क्या है, हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जो कॉग्निशन लेवल पे चीजें, जो हमारे संज्ञान है, कॉग्निशंस हैं, वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट या इंग्रेडिएंट होते हैं इमोशन का। ओके, स्टैनले चेस्टर और जेरोम सिंगर, इन्होंने प्रपोज की एक टू फैक्टर थियरी। देखिए, टू फैक्टर थियरी हम एक और जगह पढ़ते हैं, आप मुझे बताइएगा, हम पर्सनालिटी में पढ़ते हैं या इंटेलिजेंस में पढ़ते हैं, ये बताइएगा। ठीक है, तो जो टू फैक्टर थियरी यहाँ पे भी है, इमोशन में, इमोशंस जो है वो दो इंग्रेडिएंट होते हैं इसके, एक होता है फिजिकल अराउजल और एक होगा कॉग्निटिव लेवल। तो ये प्रेज्यूम कर रहे हैं, मतलब इन्होंने ये जो थियरी दी, इन्होंने प्रेज्यूम किया, पहले से ही अज्यूम किया दैट हमारा जो एक्सपीरियंस है, आर एक्सपीरियंस ऑफ इमोशन ग्रोज फ्रॉम आर अवेयरनेस ऑफ आर प्रेजेंट अराउजल। तो ये दोनों फैक्टर्स इन्होंने बता दिए, एक कॉग्निटिव लेवल वाला, तभी तो आप सोचेंगे उन चीजों के बारे में, और एक फिजिकल अराउजल वाला। ओके, दे ऑल्सो बिलीव्ड इमोशंस जो है वो फिजियोलॉजिकली सिमिलर हैं। तो ये इन्होंने ये बिलीव करते हैं दोनों। तो इनकी थियरी इस तरीके की कुछ है कि कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस आपने परसीव किया, उसकी वजह से दो फैक्टर्स, एक कॉग्निटिव लेबलिंग और एक फिजियोलॉजिकल अराउजल, तो ये दो फैक्टर्स हैं जो कि मिलके एक एक्सपीरियंस ऑफ इमोशन जो है उसको क्रिएट करेंगे। जैसे आपका हार्ट जो है वो फास्ट बीट करने लग जाता है जब आप एक्साइटेड हो या स्केयर्ड हो, एंग्री हो, गुस्सा हो तब भी, खुश हो तब भी, तो कई चीजों में हार्ट बीट फास्ट हो सकती है। तो वो फिजियोलॉजिकली आप अराउज्ड हैं एंड लुक टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड फॉर एक्सप्लेनेशन, और आप फिजियोलॉजिकली अराउज्ड हैं इसलिए हार्ट बीट फास्ट हो रही है और आप कोई एक्सप्लेनेशन उस चीज के लिए देना चाह रही हैं। ठीक है, सो इन देयर व्यू एक इमोशनल एक्सपीरियंस जो है उसके लिए एक कॉन्शियस इंटरप्रिटेशन ऑफ द अराउजल, कि ये चीज क्यों हो रही है, आपने जो फिजियोलॉजिकली आपके साथ हुआ, अभी हार्टबीट जैसे फास्ट हुई, वो आप कॉग्निशन लेवल पे सोचें भी दोगे, आप इंटरप्रेट करेंगे ना कॉन्शियसली कि क्या हो रहा है। तो इन दोनों के बेसिस पे फिर आप इमोशन को एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये टू फैक्टर्स जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे इमोशन के एक्सपीरियंस को लेके। ठीक है, देन जी इसी में कॉग्निशन से ही रिलेटेड है, ये लाई डिटेक्शन की बात की गई है यहाँ पे। तो लाई डिटेक्टर्स को पॉलीग्राफ भी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, इन जनरल बॉक्स में ये इंफॉर्मेशन दे रखी है बुक में। तो क्योंकि ये ग्राफिकली रिकॉर्ड किए जाते हैं तो बहुत सारे ग्राफ्स आ जाएंगे, तो पॉलीग्राफ। ठीक है, तो बहुत सारे बॉडी के जो रिएक्शंस होते हैं उनको क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। टिपिकली एक लाई डिटेक्टर टेस्ट जो होता है हमारा, उसमें क्या मेजर किया जाता है, ब्लड प्रेशर चेंज कितना हो रहा है, हार्ट रेट कितनी चेंज हो रही है, ब्रीदिंग रेट कितनी है, तो तब पता चल जाएगा अगर मूवमेंट है। क्योंकि कोई भी चीज अगर आपसे पूछी जाएगी और आपने वो गलत काम किया है तो आप एकदम से डर जाएंगे और आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी। मैंने एक मूवी देखी थी, मुझे नहीं पता उसका नाम क्या है, बट उसमें एक वो था, क्या बोलते हैं इसको, सनी देओल। तो उसने ना बिल्कुल वो व्हील चेयर पे बैठा था और उसने अपने आप को, मतलब अपनी बॉडी को, ये एक झूठ था जो मनवा लिया था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो वो झूठ उसने इतना अपने आप को बार बार बताया, इतना बार बार बताया कि उसकी बॉडी जो है उसको सच मानने लग गई और वो रिएक्ट ही नहीं कर रही थी। ठीक है, तो वो लाई डिटेक्टर में हम तो ये चेक कर रहे हैं ना कि ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब सच बोल रहा है नहीं बोल रहा है हमें अंदर तक पता चल जाएगा दिल से। हम तो बाकी फैक्टर्स देख रहे हैं जिनके बेसिस पे हम डिसाइड कर रहे हैं कि भाई झूठ है कि सच है। लेकिन ये फैक्टर्स वो सनी देओल ने उस मूवी में ट्रेन कर दिए खुद के, कि अब उसको अगर वो बात कर रहा है उस बारे में तो ना ब्लड प्रेशर चेंज होगा, ना हार्ट रेट चेंज होगी, ना ब्रीदिंग रेट चेंज हो रही है, जो नॉर्मल है वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात कर रहा है। ओके, तो ये एक एग्जाम्पल था उसका। तो लाई डिटेक्शन में हम ये सारी की सारी चीजें क्या करते हैं, इनके अंदर अगर वेरिएशन हो रही है तो हम मानते हैं कि इंसान जो है वो झूठ बोल रहा है।
कल्चरल बेसिस ऑफ इमोशन, ऑल्दो ये माना गया है बहुत सारी स्टडीज में कि जो मोस्ट बेसिक इमोशन होते हैं ना वो जन्मजात ही होते हैं और उनको सीखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। लार्जली जैसे फेशियल एक्सप्रेशन हो गए उनको स्ट्रॉन्गली बायोलॉजिकल टाइज के साथ कनेक्ट किया जाता है, यानी स्ट्रॉन्गली बायोलॉजिकली हैं वो सारी चीजें। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि विजुअली इंपेयर्ड हैं, जो जन्म से ही नहीं देख सकते, ठीक है। हैव नेवर ऑब्जर्व द स्माइल, उन्होंने किसी को स्माइल करते हुए तो नहीं देखा, लेकिन स्टिल जब उनकी खुद की बात आती है तो वो खुद तो स्माइल करते हैं ना, तो वो स्माइल करना उन्होंने देख के तो नहीं सीखा कहीं से, राइट। तो वो उनको खुद से आता है ऑलरेडी, तो वो क्या है, बायोलॉजिकली कनेक्ट किया गया है कि जितने भी फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं ना वो स्पेशली स्ट्रॉन्गली बायोलॉजिकल होते हैं कि वो इनबॉर्न ही होते हैं। लेकिन कुछ एक चीजें ऐसी भी होती हैं जिनको हम सीख सकते हैं। तो डिफरेंट कल्चर्स की जब हम बात करेंगे तो हर एक मतलब लर्निंग की बात आ गई ना, और लर्निंग तो हर जगह पे अलग अलग तरीके से होती है, ठीक है। तो ये जो क्या बोलते हैं, कंपेयर कर रहे हैं जब हम डिफरेंट कल्चर को, तो उसमें हम दो तरीके से लर्निंग को देख सकते हैं। फर्स्ट है कल्चरल लर्निंग इन्फ्लुएंसेस, जो कल्चर में हमने चीजें सीखी हैं वो इन्फ्लुएंस करेंगे कि हम अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे कल्चर होंगे जहां पे आप फ्रीली इमोशनल अगर है कोई बात है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। वेयरएज कुछ एक कल्चर में होता है कि आप मतलब आपको रेनफोर्स किया जाता है या आप पब्लिक में अपने इमोशंस जो है वो ना रिवील करें, या जैसे वो होता है ना कि घर की बात घर में ही रहे, किसी और को ना बतानी हो, वो वाली सिचुएशन। तो हर कल्चर में अलग अलग तरीके से इमोशंस को दर्शाना सिखाया जाता है ना। जैसे बहुत जगह पे ऐसे लड़कियों को बोल दिया जाता है इतनी जोर से नहीं हंसना, जोर से बात नहीं करनी। तो वो सारी चीजें क्या है, वो हर एक कल्चर में अलग अलग है। तो उस लर्निंग की वजह से भी आप जो फील कर रहे हैं, आपका जो एक्सप्रेशन है इमोशन को लेके वो अलग रहेगा। तो यानी वो इन्फ्लुएंस कर रहा है कल्चर उस चीज को, ठीक है। सेकंड है लर्निंग हैज अ ग्रेट डील टू डू विद स्टिमुलस that produce emotional reaction. It has been shown that individuals with excessive fear, जिनको फोबिया होता है किसी भी चीज का हो सकता है, ठीक है, तो वो फियर कहां से आते हैं, वो कंडीशनिंग से आते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अब इमोशन जो है, फियर जो है वो भी तो एक तरीके का इमोशन है ना। अब बचपन में हम बोल देते हैं कि खाना खा लो जल्दी से भूत आ जाएगा, सो जा नहीं तो भाऊ आ जाएगा, ठीक है, नहीं तो कोई और आ जाएगा, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं हम बच्चों को। तो वो जो कंडीशनिंग हम उनकी कर रहे हैं, अब अगर उनको कोई बड़े होके भी भाऊ बोलेगा आ जाएगा, तो हो सकता है वो बच्चा उससे डर रहा हो अभी भी, ठीक है। सो पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि कल्चर या एनवायरमेंट जो है आपका वो इमोशंस के एक्सप्रेशन पे और इमोशंस के ऊपर ओवरऑल इफेक्ट डालता है, इन्फ्लुएंस करता है, ओके। इमोशन को एक्सप्रेस करना, सो इमोशन के एक्सप्रेशन में एक जो इमोशनल लेबलिंग करके टॉपिक दिया हुआ है कि इमोशन को लेबल किया गया। मतलब मान लो हमने क्या किया, ये जो है ताहितियन लैंग्वेज है उसमें हमने देखा कि एंगर की जब बात आएगी ना कि एंगर का एक्सप्रेशन देके दिखाइए, तो 46 अलग अलग तरह के एंगर के रिएक्शन हमें मिले, ठीक है। ऐसे ही जो नॉर्थ अमेरिकन हैं उन्होंने क्या किया, 40 डिफरेंट एक्सप्रेशन दिए इसके एंगर के, ठीक है। यहां पे 81 एक्सप्रेशन जो है उन्होंने फेशियल एक्सप्रेशन के दिए ऑफ कंटेम्प्ट। पॉइंट ये है कि आपसे बोला जाए कि आप खुश होके दिखाइए या स्माइल का एक्सप्रेशन, खुशी का एक्सप्रेशन अपने चेहरे पे लाइए, तो सबका एक्सप्रेशन अलग अलग हो सकता है और वही हम लेबल कर रहे हैं। जब जापानीज की बात करेंगे तो उन्होंने क्या किया, फेशियल एक्सप्रेशन, जब हैप्पीनेस की बात आई तो सिर्फ 10 लेवल्स आए, एंगर की बात आई तो 8 लेवल आए, डिसगस्ट की बात आई तो 6 लेवल आए, ठीक है। एंशिएंट चाइनीज लिटरेचर की बात करें तो उन्होंने 7 तरीके के इमोशंस को जो है वो क्या बताया कि भाई ये 7 होते हैं, ठीक है। जॉय, एंगर, सैडनेस, फियर, लव, डिसलाइक या लाइक। एंशिएंट इंडियन लिटरेचर की अगर हम बात करें और स्पेसिफिकली कोट करके आपसे पूछा जाए कि एंशिएंट इंडियन लिटरेचर जो है वो कितने तरीके के इमोशंस को आइडेंटिफाई करता है, तो ये 8 तरीके के इमोशंस को आइडेंटिफाई करता है। अदरवाइज इन जनरल हम 6 बोलते हैं कि एटलीस्ट 6 इमोशंस जो हैं वो बेसिक होते हैं, ओके। तो ये 8 की इन्होंने बात की इमोशंस की, लव, मिर्थ, एनर्जी, वंडर, एंगर, ग्रीफ, डिसगस्ट एंड फियर। ऐसे ही वेस्टर्न लिटरेचर में अलग अलग बताए कि ये फियर, ये जो है इमोशंस होते हैं। सो बेसिकली बहुत जगह पे जो इमोशन जैसे सरप्राइज है, कंटेम्प्ट है, शेम है, गिल्ट है, इनको बेसिक जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया गया। जैसे जो हमने बिल्कुल पहली स्लाइड में पढ़ा था ना कि एटलीस्ट 6 एक्सप्रेशन, तो वो 6 इमोशंस क्या थे बेसिक इमोशंस, उसमें सरप्राइज इंक्लूड था। लेकिन यहाँ पे इंडियन लिटरेचर आप देख सकते हैं यहाँ पे सरप्राइज कहीं नहीं है। सो इमोशंस जो है वो सरप्राइज वाला इमोशन या कंटेम्प्ट, शेम, गिल्ट वाला इमोशन
इनको जो है कहीं पर भी एक्सेप्ट, मतलब बहुत जगह पे एक्सेप्ट नहीं किया गया कि ये भी बेसिक इमोशंस में आएंगे। ओके, अब इन जनरल डार्विन का जो व्यू था, डार्विन ने बोला कि जब फेशियल एक्सप्रेशन की बात आएगी फेस पे, तब जब बेसिक इमोशंस की बात करेंगे तो उसमें आते हैं जी जॉय, फियर, एंगर, डिसगस्ट, सैडनेस एंड सरप्राइज। तो ये 6 बताए इन्होंने, ठीक है, और ये इनबोर्न होते हैं और यूनिवर्सल होते हैं, मतलब जन्म से ही होंगे और सब में होंगे। तो ये 6 तो होते ही हैं, ऐसा डार्विन का कहना था। तो आपको ये नाम ध्यान रखने पड़ेंगे, एटलीस्ट जो एनसीईआरटी में मेंशन है वो वाले। ओके, अब बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस भी होते हैं। बहुत बार आप जो है किसी ट्रॉमा में हो, बहुत बार आप नेगेटिव सोच रहे हो, एंजाइटी, डिप्रेशन, कोई ना कोई सिचुएशन हो, सो उन नेगेटिव इमोशंस को कैसे मैनेज किया जाना चाहिए। तो इमोशंस जो है एग्जिस्ट ऑन कॉन्टिनम, यानी कॉन्टिन्यूटी में होती हैं चीजें, ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल रैंडम नहीं होती चीजें। बहुत बार देयर आर वेरियस इंटेंसिटीज ऑफ एन इमोशन दैट कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अस। इंटेंसिटी भी अलग होगी, किसी की एंगर की इंटेंसिटी अभी कम हो सकती है, फिर एकदम ज्यादा हो सकती है, तो वो इंटेंसिटी जो है वो अलग अलग रहती है। जब हम कोई कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन को फेस करते हैं तब एक इंडिविजुअल क्या करता है, उसमें या तो कोपिंग मैकेनिज्म में चला जाएगा, ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म में कि वो रिएक्ट ही नहीं करना चाह रहा, या मतलब कोई भी अबनॉर्मल इमोशनल रिएक्शन को वो बचाना चाहेगा, अवॉइड करना चाहेगा, और उस चक्कर में बहुत सारी चीजें जो है वो होती हैं, जैसे एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है। एक पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी इन्होंने लिखा है कि पोस्ट ट्रोमेटिक यानी आप किसी ट्रोमा में थे, कोई नेगेटिव मेमोरी आपकी थी, आपके साथ कुछ हुआ, उसके बाद आप जो है कई बार आपको उसके उसी इवेंट के फ्लैशबैक आए, आप सोचने लग जाएं ज्यादा उसके बारे में, तो वो जो दोबारा सोच रहे हैं ना आप, वो उसकी वजह से स्ट्रेस हो रहा है, तो वो पोस्ट ट्रॉमेटिक यानी ट्रोमा के बाद का स्ट्रेस और डिसऑर्डर। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि इसका मतलब ये है जहां पे इंसान जो है वो री एक्सपीरियंस करता है जो चीज उसके साथ पहले हो चुकी है। ओके, बल्कि वो काफी पहले हुई होती है, बट स्टिल वो अभी क्या कर रहा है, वापस से फ्लैशबैक्स आ रहे हैं उसको। सो मेजर फोकस जब हम इमोशन मैनेजमेंट की बात करेंगे कि टेक्निक्स क्या होनी चाहिए, तो हमें नेगेटिव इमोशंस जो हैं उनको कम करना है, ठीक है, और पॉजिटिव इमोशंस को एनहेंस करना है। तो ये 2 चीजें हैं हमारे पास, इनके ऊपर हमें ध्यान देना है कि नेगेटिव इमोशंस को आप मैनेज कैसे करेंगे। एक तो नेगेटिव इमोशंस को कम करके आप सेल्फ अवेयरनेस एनहेंस कीजिए कि आपको अपने बारे में पता हो, आप सेल्फ अवेयर हो, आप कैसा फील कर रहे हैं, आपके इमोशंस क्या हैं, वो सारी चीजें आपको पता हो, आप इमोशनली अपने बारे में अवेयर हैं, अपनी जानकारी आपको पता है, ठीक है। अप्रेज द सिचुएशन ऑब्जेक्टिवली या डू सम सेल्फ मॉनिटरिंग, खुद को मॉनिटर कर लो, सेल्फ मॉडलिंग कर लो, ठीक है, उसमें एंगेज कर लो खुद को। परसेप्चुअल रीऑर्गेनाइजेशन, अपना परसेप्शन थोड़ा उसको रीऑर्गेनाइज करके चेंज करो, कॉग्निटिव लेवल पे जो स्ट्रक्चर्स स्कीमास बन गए उनको रीस्ट्रक्चर करो। वो होता है ना कि अनलर्न करो और फिर वापस से रीलर्न करो, दोबारा से सीखो। क्रिएटिव हो सकते हैं, नर्ज मतलब अच्छे रिलेशनशिप जो है वो आप डेवलप कर सकते हैं, इसके लिए एम्पैथी होनी चाहिए आपके अंदर, कम्युनिटी सर्विस में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो आप अपने आप को पॉजिटिव चीजों में एंगेज कर सकते हैं बेसिकली। ओके, एक इन्होंने नेगेटिव इमोशन की जब बात आती है तो एग्जामिनेशन एंजाइटी को मैनेज कैसे किया जा सकता है, क्योंकि एग्जामिनेशन में एक पोटेंशियल होता है एग्जाम में कि वो स्ट्रेस, आप लोगों को स्ट्रेस प्रोवोकिंग सिचुएशन यानी आपको स्ट्रेस आए ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकता है एग्जाम। तो उसके लिए आपके पास क्या हो सकती है, या तो आप क्या करें, मॉनिटरिंग करें, मतलब एक इफेक्टिव एक्शन लें उसके प्रति, आपको समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है आपके साथ, उसको करें, या फिर उस सिचुएशन को ही अवॉइड कर दें जिसको ब्लंटिंग बोलेंगे, ठीक है। तो जो पहला है मॉनिटरिंग, कैसे आप इफेक्टिव चीजों को कर सकते हैं, ठीक है। तो इफेक्टिव एक्शन क्या ले सकते हैं, आप एग्जाम के लिए डरेंगे नहीं जब आप पहले से ही प्रिपेयर्ड होंगे। तो अगर आपने अच्छे से तैयारी की है एडवांस में तो आपको एग्जामिनेशन एंजाइटी नहीं होगी, ठीक है। गिव योर सेल्फ एम्पल टाइम, अपने आप को पूरा टाइम दें, जाने चीजों को, क्वेश्चन पेपर को पढ़े, सारी चीजें देखी, ओके, बेसिकली अपने आप को प्रिपेयर करें। हैव अ रिहर्सल, रिहर्सल बहुत जरूरी हो जाती है। एक मॉक एग्जामिनेशन दे के देख लीजिए, जैसे मॉक टेस्ट दे के देखते हैं, तो वो सारी सिचुएशन में क्या हो जाता है कि आपको एग्जामिनेशन कंडीशंस जो है वो फील हो जाती है कि एग्जाम में ऐसा फील होगा वाली सिचुएशन, ठीक है। इनोकुलेट कर सकते हैं आप, योर इनोकुलेट वैसे तो होता है कि आप अपने आप को जो है इंजेक्शन दे रहे हैं, उस मान लो यू आर इनोकुलेटिंग चिल्ड्रन विद
मेजल्स, अगेंस्ट मेजल्स, ठीक है। तो जो मेजल्स है या कोई भी अगेंस्ट कोरोना, तो आप क्या कर रहे हैं, उनको बच्चों को क्या कर रहे हैं, इनोकुलेट कर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं एक वैक्सीन से या चीज, एक इंजेक्शन से। सो यहाँ पे इनोकुलेट का क्या मतलब हो जाएगा कि आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपको स्ट्रेस ना हो, इसलिए आप अपने आप को उस स्ट्रेस से दूर करने के लिए चीजों को करें, एक्शन लें कि आप रिहर्सल कर सकते हैं, रोल प्लेइंग कर सकते हैं, मेंटली उन सिचुएशंस को समझ सकते हैं, ठीक है। तो वो जब आप रोल प्लेइंग करके देखेंगे कि अच्छा बैठ के आप वही टाइमर लगा के एग्जाम दे के देख रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपके वो सिचुएशन को संभालने की थोड़ी सी ताकत, स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी और सिचुएशन बेटर हो जाएगी और आप कॉन्फिडेंस के साथ काम कर पाएंगे। ओके, पॉजिटिव थिंकिंग आपको रखनी है, अपने आप में विश्वास रखना है। अभी जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं जिनका नहीं हुआ कुछ एक का नेट का एग्जाम या कोई भी एग्जाम, तो दे आर लाइक मैम थोड़े डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं। वो नेगेटिव सिचुएशन से आपको अपने आप को बाहर निकालना पड़ेगा और वो आप ही कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई जो है वो एक थोड़ी देर के लिए एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का काम भले ही कर ले, बट अल्टीमेटली आपको ही करना पड़ेगा सब कुछ। ओके, तो पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो आपको रखनी है और रखनी चाहिए। सपोर्ट सीख कर सकते हैं आप, अगर आपको कोई अच्छी चीज, अच्छा फील नहीं हो रहा, आप बात करना चाह रहे हैं, स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, तो आपको हेजिटेट नहीं करना चाहिए कि कौन क्या सोचेगा। तो फ्रेंड से, टीचर से, पेरेंट्स से, जिससे भी आप कंफर्टेबल हो, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, सपोर्ट सीख कर सकते हैं, ठीक है। अब एंगर भी एक नेगेटिव इमोशन होता है, आप एंगर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सो एंगर में भी पॉइंट सिर्फ इतना ही आएगा, कोई भी नेगेटिव इमोशन को कंट्रोल करने के लिए आपको पॉजिटिव इमोशंस को एनहेंस करना है। ओके, सो इट कैरीज, देखिए ये माइंड अवे, और इन अदर वर्ड्स पर्सन लूजेस द कंट्रोल। तो एंगर में क्या होता है, कंट्रोल लूज हो जाता है। मेजर सोर्स क्या होता है, आप फ्रस्ट्रेटेड है और एंगर आ गया आपको, तो फ्रस्ट्रेशन एक कारण हो सकता है, ठीक है। सो एंगर एक रिफ्लेक्स नहीं है कि बस आ गया सडनली, बल्कि ये जो आप सोच रहे हैं ना उसका रिजल्ट होता है, रादर इट इज अ रिजल्ट ऑफ योर थिंकिंग, ठीक है। कुछ एक पॉइंट्स हो सकते हैं जैसे रिकॉग्नाइज द पावर ऑफ योर थॉट्स। थॉट्स में बहुत पावर होती है, कई बार होते हैं ना, मैनिफेस्ट करते रहते हैं कि भाई ये करना है करना है करना है, एक दिन वो हो जाता है, ठीक है। सो वो मैनिफेस्ट करना, ऑल्दो ऑब्वियसली सिर्फ मैनिफेस्टेशन से कुछ नहीं होगा, आपको काम भी उस पर करना पड़ेगा, बट यू शुड रिकॉग्नाइज द पावर ऑफ योर थॉट्स, की थॉट जो है वो बहुत पावरफुल होते हैं। यू रियलाइज यू अलोन कैन कंट्रोल इट, कोई और नहीं इसमें आपका साथ दे सकता। जैसे कोई डिमोटिवेटेड फील कर रहा है, कोई जो है डाउन फील कर रहा है बिल्कुल ही, या मतलब उसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप ही अपने आप को ठीक कर सकते हैं। अगर आपने दिमाग में सोच लिया है नहीं ठीक होना, अरे मैं तो डिमोटिवेटेड हूं, मेरे से नहीं हो रहा है, पता नहीं कहां गलती हो रही है, तो वो सिचुएशंस जो है वो क्या करती है, आपको और नीचे खींचती हैं, ठीक है। सो आपको रियलाइज करना है कि आपके थॉट्स की पावर क्या है और आप ही उनको ठीक कर सकते हैं। अपने आप को सेल्फ टॉक दैट बर्न्स, यानी ऐसी सेल्फ टॉक में, वो खुद से ही बात करने वाला होता है ना कि पता नहीं मेरे से क्या गलती हुई है, मेरा एग्जाम क्यों नहीं क्लियर हो रहा है, वगैरह वगैरह। तो वो सारी चीजें क्या हैं, जो ऐसी सेल्फ टॉक जो आप खुद से बात कर रहे हैं, जो आपको बर्न कर रही है, जला रही है बिल्कुल, जो कि आपकी नेगेटिव फीलिंग्स को बढ़ा रही है, मैग्नीफाई कर रही है, कम नहीं कर रही है। तो ऐसी टॉक जो है खुद से नहीं करनी, इससे बेटर है पढ़ लो, काम कर लो, ठीक है। तो ये कुछ एक चीजें जिससे आप एंगर को मैनेज कर सकते हैं। अब हमने दूसरा बोला था कि पॉजिटिव इमोशंस को एनहेंस करना है, ज्यादा होने चाहिए वो। तो पॉजिटिव इमोशंस एनहेंस कैसे हो सकते हैं, जो पर्सनालिटी ट्रेट है, जैसे ऑप्टिमाइज करना, मतलब आशावादी होना, होपफुलनेस, हैप्पीनेस, पॉजिटिव सेल्फ रिगार्ड, तो आपको पॉजिटिव चीजें लेके आनी, पॉजिटिव ट्रेट्स जो है वो अपने अंदर डेवलप करने हैं। ओके, फाइंडिंग पॉजिटिव मीनिंग इन, ये कुछ तो वर्ड आएगा, डायर सर्कमस्टांसेस। सो अलग जो मतलब वो होते हैं ना, खराब सर्कमस्टांसेस हैं जहां पे आप अच्छा फील नहीं कर रहे, वहां पे भी आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज ढूंढनी है। वो होता है ना कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो अगर कुछ खराब भी सिचुएशन उस टाइम लग रही है, कहीं ना कहीं आपको बाद में पता चलेगा कि अच्छा हुआ ये हो गया था, तो आपको वो पॉजिटिव चीज उसमें ढूंढनी पड़ेगी। ओके, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी में कोई भी पॉजिटिव चीज ना हो, किसी सिचुएशन में कुछ ना कुछ तो होगी ना। हैविंग क्वालिटी कनेक्शंस विद अदर्स, दूसरों के साथ जो कनेक्शंस आप बना रहे हैं, जो रिलेशनशिप आपके पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ हैं, तो एक सपोर्टिव नेटवर्क जो है उसमें क्वालिटी कनेक्शंस रखिए, क्वांटिटी मत रखिए। वो होता है ना कि फूल जो है, एक फूल हजारों नहीं, एक फूल रखते हैं, गुलाब का रखते हैं वाली सिचुएशन, ठीक है। तो वो दोस्त, हजारों दोस्त की बजाय एक दोस्त रख लीजिए, बट वो अच्छा हो, क्वालिटी हो, आपको समझता हो वो दोस्त, और आपके काम भी आए उस सिचुएशन में, आपको इमोशनली हेल्प करे ऊपर उठने में। ओके, बीइंग एंगेज्ड इन वर्क एंड गेनिंग मास्टरी, अपने आप को काम में लगाए रखिए, एंगेज्ड रखिए और उस पर मास्टरी हासिल करने की कोशिश कीजिए। अ फेथ दैट एम्बॉडीज
सोशल सपोर्ट, पर्पस एंड होप लीडिंग अ लाइफ ऑफ पर्पस। सो एक फेथ आपको रखना है कि आपको चीजें आगे के लिए क्या करनी है, सोचना है, एक पर्पस होना चाहिए, होप होनी चाहिए, लाइफ का भी एक पर्पस होना चाहिए, कैसे आपको काम करना है, आगे कैसे बढ़ना है। अदरवाइज क्या हो जाएगा, आप जो है वहीं स्टक करके रह जाएंगे और फिर वही चीजें होंगी। तो इट्स बेटर कि आप जो है अपने आप को एंगेज रखें चीजों में, एक पर्पस हो आपकी लाइफ का। पॉजिटिव इंटरप्रिटेशंस जो हैं, जो भी डेली इवेंट्स आप देखते हैं या आपकी लाइफ में कुछ डेली इवेंट हो रहा है, सो उसको पॉजिटिवली इंटरप्रेट करना है। ऐसा ना हो कि आप हर चीज में सिर्फ नेगेटिविटी ढूंढ रहे हैं। ओके, एक इमोशनल इंटेलिजेंस का पैराग्राफ यहां दे रखा था बॉक्स में। सो इमोशनल इंटेलिजेंस आपको पता होनी चाहिए। जैसे इंटेलिजेंस हम पढ़ते हैं तो IQ पढ़ते हैं ना, इंटेलिजेंस क्वोशेंट, वैसे ही इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ते हैं तब EQ पढ़ते हैं, इमोशनल क्वोशेंट। ठीक है, कि इमोशनली आप कितने बैलेंस्ड हैं। सो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होगा, वी अंडरस्टैंड द एबिलिटी टू मॉनिटर वंस ओन एंड अदर्स इमोशन। ठीक है, टू डिस्क्रिमिनेट अमंग देम एंड टू यूज द इंफॉर्मेशन टू गाइड वंस थिंकिंग एंड एक्शन। ये इन्होंने दी है डेफिनेशन। ओवरऑल इमोशनल इंटेलिजेंस, वो इंटेलिजेंट वो इंसान होगा जो कि अपने इमोशंस को समझ सके, दूसरे के को भी समझ सके और उस इंफॉर्मेशन को बेटर तरीके से यूज करके एक अच्छा एक्शन ले सके, काम कर सके उस पर। ठीक है, तो ये क्या रहेगा हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस जो है उसका मीनिंग रहेगा। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कुछ भी समझ नहीं आया हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट करके, एंड फीडबैक आप लोग प्लीज देते रहिए कमेंट बॉक्स में। और ये हमारी 11th की NCERT साइकोलॉजी जो है वो इसी के साथ कंप्लीट होती है। Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free, and be consistent in your efforts. रोज जो है वो थोड़ा थोड़ा काम करते रहिए। थैंक यू।